हम लोग भौतिक विज्ञान का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 5। तो अभी तक हमने देखा जो वैद्युत विभव था उसके कुछ हमने विशेष स्थितियों में व्यंजक निकाले हुए हैं। तो चलिए उसी को आगे बढ़ते हुए अब हम निकालते हैं अगला व्यंजक। वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश का या गतिमान इलेक्ट्रॉन का गमन पथ क्या निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र में गतिमान है एक आवेश या इलेक्ट्रॉन, उसका गमन पथ निकालते हैं कि उसका रास्ता आखिरकार कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमने माना दो चालक तार हैं या दो आवेश पटरी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखी हुई हैं, जिसमें से एक पर हमारा धन आवेश है और दूसरे पर ऋण आवेश है। ठीक, किनारों को छोड़कर सभी जगह जो वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा है, समान। किनारों पर समान नहीं है, क्योंकि किनारों पर हमेशा अलग अलग वैद्युत क्षेत्र होता है। तो हमने किनारों पर अलग अलग कर लिया है। तो चलिए क्या माना दो चालक तार हैं, जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश या प्लस आवेश या धनात्मक आवेश, यहाँ पे धनात्मक कर लो, एक पर धनात्मक आवेश तथा दूसरे पर ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में पुस्तक में लिख लेना, किनारों को छोड़कर रखे हैं। देखिए अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आया बी वेग से, एक्स अक्ष के अनुदिश आया, एक्स अक्ष की दिशा में जो भागा, बी वेग से एक इलेक्ट्रॉन आया जो ऊपर जाते जाते वाई अक्ष की दिशा में चला गया। तो इस पर क्या बल लगेगा, इसकी दिशा क्या होगी। जो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन आया या आवेश आया और जो इसी वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजर गया, तो हमें इसी की दिशा बतानी है, गति बतानी है कि ये जो इसने पथ बनाया ये किस आकार का है और कैसा है। तो चलिए देखते हैं क्या माना हमने। एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के अनुदेश v वेग से गतिमान है। देखिए v वेग से हमारा ये इलेक्ट्रॉन गतिमान है, तो ये जा किस ओर रहा है, y अक्ष की ओर। तो x अक्ष पर कोई बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन खींच रहा है, y अक्ष खींच रहा है। तब y अक्ष के अनुदेश
बल निकाल रहे हैं अपन लोग। देखिए एक्स अक्ष पर कोई बल नहीं लगा तो हमें अब निकालना है किसके अनुदेश, वाई अक्ष के अनुदेश बल निकालना है। और बल निकालेंगे फिर इसकी दिशा आ जाएगी, क्योंकि हमें बल पता चलेगा तब हमारा त्वरण पता चलेगा और तब हम निकाल सकेंगे। तो देखिए हमने क्या माना दो चालक तार थे जो एक दूसरे के समांतर रखे थे, एक में प्लस क्यू आवेश था, एक में माइनस क्यू आवेश था। ठीक है, एक में प्लस क्यू था, एक में माइनस क्यू आवेश था, और जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे हुए थे, लेकिन किनारों की वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो समान नहीं थी। और फिर हमारा एक इलेक्ट्रॉन आया, वो एक्स अक्ष के अनुदेश बी वेग से गतिमान था और एक्स अक्ष पर कोई बल नहीं लग रहा है, और वाई अक्ष पे अनुदेश कोई बल लगेगा, उसकी वैल्यू निकालनी है। वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो सीधा वाई अक्ष की ओर भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, जो उसकी गति की दिशा होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वाई अक्ष के अनुदेश बल। हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण बल निकालना है, तो F बराबर हम जानते हैं, F बराबर क्या होता है, F बराबर EQ होता है ना। तो EJ वैद्युत क्षेत्र और Q की जगह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए हमारा जी आ गया बल। जब बल आ गया तब हम निकालते हैं त्वरण। त्वरण हम जानते हैं F बराबर ma से, m की वैल्यू कितनी है, m ही है इलेक्ट्रॉन का, तो a बराबर क्या आ जाएगा, E अपॉन m। तो यहाँ से हमने a का मान निकाल लिया। अब देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन गया है तो वो एक्स अक्ष में कुछ दूरी चलेगा और वाई अक्ष में कुछ दूरी चलेगा। तो निकालते हैं पहले एक्स अक्ष में चली गई दूरी। तो एक्स अक्ष में जो इसने दूरी चली, देखते हैं एक्स अक्ष का वेग क्या था, दूरी बराबर निकाला एक्स अक्ष में, तो एक्स दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणा समय। तो टी का वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, एक्स अपॉन बी आ गई। अब निकालते हैं वाई अक्ष में चली दूरी। तो वाई अक्ष में देखिए तो आ जाएगा वाई बराबर, देखिए इसका वेग क्या था, यू टी प्लस 1/2 AT²। तो देखिए u का मान है, यहाँ पे वाई अक्ष में वेग क्या था, 0 था, तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो y बराबर हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो 1/2 AT²। a और t की वैल्यू इसमें रखेंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो चलिए a और t की वैल्यू, समीकरण इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए, यहाँ से t की वैल्यू जो निकाली 2। तो रखते हैं a तथा t का मान समीकरण में रखने पर, तो जैसे ही हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 1/2 f a की जगह E अपॉन m, तो E अपॉन m, और यहाँ से t का स्क्वायर अर्थात x² अपॉन b², तो x² अपॉन b²। तो हमने देखा यहाँ एक घात है, यहाँ दो घात है, इसको सारे को यदि हम नियतांक मान लें तो y बराबर आ जाएगा cx², जहाँ पर जो c बराबर है वो है 1/2 E अपॉन mv²। तो हम देख रहे हैं ये किसका सूत्र बन गया, परवलय का। अतः पथ क्या होगा, परवलयाकार। क्योंकि यदि एक घात x की हो या दो घात x की हो, एक घात y की हो तो परवलय होता है, या दो घात y की हो एक घात x की हो तो परवलय होता है। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, समझ में ना आया तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। माना दो चालक तार थे जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए थे, एक पर धनावेश था एक पर ऋणावेश था, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए थे, लेकिन उनका किनारों का वैद्युत क्षेत्र समान नहीं था, क्योंकि किनारों पर हमेशा अलग अलग वैद्युत क्षेत्र होता है। माने एक इलेक्ट्रॉन था जो एक्स अक्ष के अनुदेश बी वेग से गतिमान आया, एक्स अक्ष पर कोई बल नहीं लगा, इसलिए वाई अक्ष पर जो हमने बल निकाला जे आया, त्वरण निकाल लिया। एक्स अक्ष में कुछ दूरी चलेगा तो जे आ गई, वाई अक्ष में दूरी चलेगा, यू का मान 0 था क्योंकि वाई अक्ष में तो वो गतिमान नहीं था, तो जे आ गया। ए और टी की वैल्यू रखी तो जे आया। जे वह होता है परवलय का समीकरण। तो ये पथ कैसा आ गया, परवलयाकार। तो चलिए कॉपी कर लीजिए।
चलिए उतार तो लिया होगा, अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला डेरिवेशन। अगला डेरिवेशन चलिए देखते हैं क्या है। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाए तो उसके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा, इसके लिए हम लोग व्यंजक निकाल रहे हैं और इसको डाल लीजिए आप लोग वेरी मोस्ट, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा ही डेरिवेशन है। इसी को देखते हैं और चलिए लगाते हैं। आखिरकार वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या कार्य किया जाएगा, तो देखते हैं। मान लीजिए, देखिए वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कुछ ना कुछ तो कार्य किया जाएगा, तो चलिए उसी को देखते हैं। तो हमने मान लिया, माना ये एक वैद्युत द्विध्रुव था, ठीक, ए बी इसका नाम ले लीजिए। बीच की अल्प दूरी आप लोग जानते हो, मध्य बिंदु जानते हो, ओ होता है। बीच की अल्प दूरी जे एल और ये एल। अब इसको हमने घुमा दिया, तो घुमा दिया तो ये इसका जो बी सिरा था वो यहाँ पहुँच गया और ए सिरा था वो यहाँ पहुँच गया। घुमाने के कारण जे आ गया यहाँ ए डैश, जे आ गया बी डैश। अर्थात घुमाने के कारण जो ए सिरा था वो ए डैश में पहुँच गया और बी सिरा था वो बी डैश में पहुँच गया। और यहाँ से यहाँ तक मान लो जहाँ पे ये सी पॉइंट है और ये दूरी हमें काउंट करनी है। चलिए लगाते हैं और देखते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया और उसको घुमा दिया। अब देखिए आखिर कार्य क्या आता है। तो देखा हमने, माना, पहले तो माना लिखते हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, जो किससे मिलके बना है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक। ए भी हमने मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तब क्या होता है, तब ए सिरा, ए तथा, सीधा लिख लो, ए तथा बी सिरा, ए डैश तथा बी डैश पर पहुंच जाता है, ठीक। इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में घुमाया जाता है, तो इसका ए सिरा ए डैश में पहुंच जाता है और बी सिरा बी डैश में पहुंच जाता है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले बल क्या लगा, तो निकालते हैं Q के कारण बल आखिरकार क्या लगा, तो F बराबर EQ हम जानते हैं। अब निकालते हैं कार्य, तो घुमाने में, या फिर ऐसा कह सकते B से
बी को बी डैश तक घुमाने में किया गया कार्य भाई सभी लोग जानते हैं कि जो W होता है बी को बी डैश से घुमाया तो W भी मान लीजिए होता है बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन आखिरकार हुआ क्या है, तो देखिए यहाँ था पॉइंट, यहाँ आ गया अर्थात विस्थापन VC हुआ है। तो चलिए तो क्या आ जाएगा F इंटू BC। ठीक, अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, L है टोटल, ये लिखी हुई है L। ये यदि हमें OC मालूम चल जाए तो L में से OC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, BC आ जाएगी। और ये हमने मान लिया जी कितना कोण है, थीटा कोण है। तो यहाँ पे ये भी लिख लेना, यह है वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाया जाता है। ठीक है, ताकि हमें पता भी चल जाएगा कि इसको थीटा कोण पे घुमाया जाता है। तो Q से के कारण बल निकाला हमने, B को B डैश तक, BC की वैल्यू निकालेंगे। तो BC की वैल्यू निकालने के लिए OC आएगी। OC लगाने के लिए हमें त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, त्रिभुज कौन सा, OB डैश C में। तो हमने लगाया ये थीटा है, हमें चाहिए आधार और कर्ण। आधार और कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो आधार क्या है OC और कर्ण क्या है L। तो हमारा OC बराबर आ गया L कॉस थीटा। हमें चाहिए BC, तो हमारा BC बराबर क्या आ जाएगा, L माइनस OC अर्थात L माइनस L कॉस थीटा, और L इसमें आ रहा है कॉमन, तो बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। तो BC की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए रखते हैं, तो WBC बराबर हमारा आ गया F गुणा L कोष्टक कितना, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, F की वैल्यू क्या है, EQ है। तो W इक्वल आ गया WV मतलब B को घुमाया है, EQ इंटू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो देखिए ये ओनली था जब हमने B को B डैश तक घुमाया। इसी प्रकार यदि हम निकालें, इसी प्रकार A को A डैश तक घुमाने में किया गया कार्य निकालें, किया गया कार्य। तो देखिए अब A को A डैश तक घुमा रहे तो वो भी आ जाएगा WA बराबर EQ, यही आएगा क्योंकि वही पॉइंट है, वही बिंदु है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब निकालें यदि हम कुल कार्य, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से लगा के ये यहाँ आया कुल कार्य क्या कहलाएगा, W बराबर WB प्लस WA। तो देखिए दोनों सेम हैं, तो आ जाएगा हमारा W बराबर, पहले तो एक बार कॉपी कर लीजिए, EQL कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस EQL कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो W बराबर आ जाएगा EQL, तो आ जाएगा E इंटू Q इंटू 2L और 1 माइनस कॉस थीटा। Q इंटू 2L क्या कहलाता है, P, तो आ जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो घुमाने में जो कार्य करना पड़ा वो आया हमारा PE कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए क्या किया, एक द्विध्रुव लिया, उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमा दिया गया है। फिर हमने कुछ नहीं किया, Q के कारण बल निकाला, B को B डैश तक घुमाने में कार्य निकाला। तो BC मेन पॉइंट था, BC की वैल्यू निकालना, तो ये निकली हुई है वैल्यू, BC का मान ये निकला हुआ है। ठीक,
तो BC का मान यहाँ पे यहीं पे निकाल के दिखाएंगे डेरिवेशन में, चाहे नीचे ही लगाते जाओ चाहे बगल में लगा के दिखा देना कि BC बराबर जे आया है, बस वैल्यू रखी है हमने। तो इसी प्रकार हमने A से A' तक घुमाया तो जे आया, कुल कार्य निकाला तो दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के कारण हमारा बन गया PE कोष्टक में 1 - cos थीटा। तो चलिए इसको कॉपी करेंगे। इसके साथ ही देखते हैं यदि विशेष स्थितियों में घुमाया जाएगा तब कार्य क्या आएगा। चलिए इसी के आगे अब चलते हैं, जो घुमाने में किया गया कार्य था उसको यदि किसी विशेष स्थिति में घुमाया जाए, मतलब किसी निश्चित कोण पर घुमाया जाएगा तब क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आया था। घुमाने में किया गया कार्य W बराबर आया था PE कोष्टक 1 - cos थीटा। अच्छा एक बात बताइए, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, ठीक, अर्थात उसको बिल्कुल घुमाया ही नहीं जाए तब कार्य क्या होगा। तो रखिए 0, तो W बराबर, ये फर्स्ट स्थिति है, W बराबर PE कोष्टक 1 - cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो W बराबर आ जाएगा PE 1 - 1 अर्थात 0। तो W बराबर कार्य क्या है 0। ऑब्वियसली सी बात है भाई, क्योंकि जब हमने उसको घुमाया ही नहीं तो कार्य तो कुछ होगा नहीं, इसलिए क्या आया है W कार्य आया है, अर्थात W का मान 0 आया है और हमने कोई भी कार्य नहीं किया है। और चलिए देखते हैं, इसी को बोलते हैं मिनिमम। यदि W मिनिमम निकालना हो तो क्या आ जाएगा, W बराबर 0, कितने एंगल पे, 0 एंगल पे। अब आते हैं, यदि उसको 90 डिग्री पर घुमाया जाएगा भाई तब कितना कार्य करेगा वो। तो W बराबर PE 1 - cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो W बराबर PE 1 - 0 अर्थात W बराबर PE उसको कार्य करना पड़ेगा यदि उसको 90 डिग्री पर घुमाया जाए। थर्ड स्थिति, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री पर घुमाया जाएगा तब कार्य कितना होगा। तो W बराबर PE 1 - cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो -, प्लस और 1 1 2, तो आ जाएगा PE कोष्टक 1 - जी प्लस का 1, तो आ जाएगा W बराबर 2PE। यही होता है मैक्सिमम। यदि उसको 180 डिग्री पर घुमाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा कार्य करेगा वो, ठीक। ये 3 विशेष स्थितियाँ थीं। 0 पर मिनिमम कार्य करेगा, 90 पर मीडियम कार्य करेगा और 180 पर अधिकतम कार्य करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक कर दें, और यदि कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता दें। नमस्कार।